क्या ये सिर्फ एक गेम है? वाकई में ही ये सिर्फ एक गेम है? नहीं, इस गेम के पीछे बहुत कुछ है। आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप को कैसे एक छोटे से मुल्क ने अपने नाम कर लिया। कतर ने 2010 में इस वर्ल्ड कप की बिड को विन किया था। तब इस छोटी सी कंट्री में सिर्फ एक स्टेडियम था, तो फीफा कम्युनिटी ने कतर के हक में वोट कैसे दे दिया। वर्ल्ड कप कतर के गर्म रेगिस्तान में होने जा रहा है। इसके अलावा इस मुल्क में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि खिलाड़ियों और इतने क्राउड के लिए खतरे का बायस बन सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी फीफा वर्ल्ड कप को कतर में ही रखा गया। कतर एक ऐसा मुल्क है जो ऑयल और गैस से माला माल है। पूरी दुनिया को इन दोनों चीजों की जरूरत है। ये एक अमीर तरीन मुल्क है और इसमें गरीब लोग तकरीबन ना होने के बराबर हैं। इसकी आबादी सिर्फ 30 लाख है और आज तक जितने भी प्रोजेक्ट कतर में बनाए गए हैं उन सब के लिए लेबर्स बैरूनी मुल्कों से मंगवाई गई थी। आज हम बात करेंगे कि फीफा ने कतर को ही क्यों चूज किया और इस छोटे से मुल्क ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े ममालिक से कैसे वर्ल्ड कप छीन लिया। और फीफा फुटबॉल कम्युनिटी के ताकतवर तरीन 24 लोगों ने इनके हक में वोट क्यों दिया। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए 3 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। नंबर 1 फीफा, नंबर 2 वर्ल्ड कप, नंबर 3 कतर। अगर इन 3 चीजों के बारे में जान लिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि हकीकत में इस दुनिया में क्या हो रहा है। नंबर 1 फीफा। फीफा का आगाज 1904 में 7 यूरोपियन ममालिक ने मिलकर किया था। इनका मकसद फुटबॉल मैचेस को मैनेज करना था या कह ले के तरतीब देना था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। और आज 2022 में 211 मुल्क फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। इससे आप फीफा का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। इन 211 मुल्कों को 6 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। 2010 में फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी को फीफा हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था, जो कि ज़ुरिक में पाया जाता है। यहाँ फीफा का म्यूजियम मौजूद है और फीफा वर्ल्ड कप के लिए इसी जगह वोटिंग की जाती है। फीफा के बारे में इतनी वजाहत काफी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था और इसमें टोटल 13 मुल्कों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थीं। ये बहुत जल्द पूरी दुनिया का पसंदीदा खेल और वर्ल्ड कप बन गया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे और आज ये हमारे प्लेनेट में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल बन चुका है। इसने ओलंपिक को भी पीछे छोड़ दिया है। 2018 के वर्ल्ड कप में 1.1 बिलियन लोग इस मैच को लाइव देख रहे थे, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा दिया था। आप तसव्वुर करें कि 1.1 बिलियन लोग एक ही वक्त में एक ही चीज को देख रहे हो। ये सच में हैरत अंगेज है। जब दुनिया की 13% आबादी मिलकर एक गेम को देख रही हो तो इससे उस गेम की तो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है पैसा। दुनिया में मौजूद बड़े बड़े ब्रांड्स एंड कॉर्पोरेशंस प्लेयर्स की शर्ट्स पर अपनी मशहूरी के लिए लोगो प्रिंट करवाते हैं और तरह तरह की एड चलवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती हैं और ये सारा पैसा उस मुल्क की गवर्नमेंट को जाता है जहां ये वर्ल्ड कप हो रहा होता है और पूरी दुनिया का फोकस पॉइंट सिर्फ एक मुल्क की तरफ हो जाता है। लोग उस मुल्क के बारे में बात करते हैं जैसा कि आज से पहले ना तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैरूनी ममालिक से आए होंगे और ना ही लोग इस मुल्क को इतना जानते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में कतर की ही बातें हो रही हैं। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए जितना पैसा बहा दिया है, आज तक किसी मुल्क ने वर्ल्ड कप के लिए इतना पैसा नहीं बहाया। अगर इन तमाम मुल्कों के वर्ल्ड कप पर लगाए हुए पैसे को एक ग्राफ में देखा जाए तो इसमें देखा जा सकता है कि वक्त के साथ साथ हर मुल्क ने वर्ल्ड कप पर लगाई जाने वाली दौलत में इजाफा किया है। लेकिन अगर इस ग्राफ में कतर को भी शामिल कर लिया जाए तो इसके मुकाबले में कोई भी मुल्क आसपास भी नहीं भटकता। हाल ही में कतर ने बताया है कि इन्होंने 2010 से 2022 तक हर हफ्ते में इस वर्ल्ड कप की तैयारी में $500 मिलियन खर्च किए हैं। आप इससे इस वर्ल्ड कप की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुल्क इस इवेंट को अपने मुल्क में लाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब बात करते हैं कतर के बारे में। कतर शुरुआत में एक गरीब मुल्क था। इसके लोग फिशिंग किया करते थे और पानी से कीमती पत्थर निकाल कर गुजर बसर किया करते थे। लेकिन ब्रिटिश ऑयल कंपनी जब कतर के इर्द गिर्द के इलाके में आई तो उनको कतर से ऑयल की स्मेल आई। ब्रिटिश ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1971 में कतर आजाद हो गया और इसको तब से लेकर अब तक एक खानदान चला रहा है। 1971 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो वो कीमती तेल कतर के पास ही छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये गरीब मुल्क तेल को कैसे निकालेगा। इन कतर ने जैसे तैसे कर तेल निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मुल्क ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दिया और एक गरीब मुल्क ऐसा मुल्क बन गया जो आज पूरी दुनिया को तेल और गैस देता है और बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं। कतर ने जो स्टेडियम्स अपने मुल्क में इस वर्ल्ड कप के लिए बनवाए हैं उसके लिए 95% लेबर्स को बैरूनी ममालिक से मंगवाया गया था। कतर के पास तेल और गैस तो मौजूद है, लेकिन हाल ही में कतर को महसूस हुआ कि लोग फॉसिल फ्यूल से
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब फ्यूचर बनाने का वक्त है। इन्होंने अपने $1 बिलियन को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने हर जगह पैसा इन्वेस्ट किया। इन्होंने रियल स्टेट में सिंगापुर और न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट किया है। उसके बाद इन्होंने रशिया का एक एयरपोर्ट, मिरामैक्स फिल्म्स और इटालियन लग्जरी ब्रांड वैलेंटिनो को खरीदा है। इसकी एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अगर आप कतर की इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कतर अपने मुल्क को एक ग्लोबल हब में तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि फ्यूचर में होने वाले तमाम स्पोर्ट्स इसके मुल्क में हो और दुनिया बगैर वोटिंग के कतर को सिलेक्ट कर ले। वो चाहते हैं कि अगर कोई खेल कतर में ना हो तो लोग उस खेल को पसंद ही ना करें। जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप लोगों के दिलों में बस गया है, वो कतर को भी लोगों के दिलों में इसी तरह बसाना चाहते हैं। इस वर्ल्ड कप को एक ऐसी एसोसिएशन चलाती है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे और ताकत की जुबान जानती है। ये वो 24 लोग हैं जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में फैसला करते हैं। अब बात करते हैं कि ये वर्ल्ड कप कतर में कैसे हो रहा है और पैसे और ताकत की जुबान कैसे ये सब लोग समझते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के अलावा भी इंटरनेशनल सिस्टम में भी यही होता है। मोहम्मद बिन हमाम ये फीफा के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स में से एक हैं और ये कतर से ताल्लुक रखते हैं। अब सबसे पहले तो हमाम अपने मुल्क को वोट देंगे और पहला वोट इनका हो गया। इस आदमी से शुरू करते हैं जिसका नाम जैक वार्नर है। ये ट्रिनिडाद एंड टोबागो कंट्री से ताल्लुक रखते हैं और इसी कमेटी का हिस्सा है। इनका एक ईमेल वोटिंग से पहले लीक हुआ था जिसमें बताया गया था कि बिन हमाम ने इनके अकाउंट्स में डायरेक्टली $4,50,000 ट्रांसफर किए थे। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी पैसे भेजे जो मिल मिलाकर $1.6 मिलियन बनते हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस का कहना है कि इन्होंने इनसे वोट खरीदने के लिए ये पैसा इनके बैंक में ट्रांसफर किया था। इसके बाद अमेरिका के ये 3 आदमी जिनके बारे में सीक्रेट इंटेलिजेंस ने बताया है कि इनको मुख्तलिफ ऑफर्स दी गई थी जिनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कतर के हक में वोट दे दिया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ साल पहले इनमें से 2 लोग मर चुके हैं। इसके बाद ये लोग आते हैं जो कि अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से 3 लोगों ने वोटिंग से पहले अंगोला में एक मीटिंग रखी थी जहां कतर की बिडिंग टीम इनसे मिलने आई। जिस कमरे में ये मीटिंग हो रही थी वहां एक लड़की मौजूद थी जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पर बुलाया गया था। इस लड़की का कहना है कि कतर ने इन 3 आदमियों में से हर एक को $1.5 मिलियन की ऑफर की और इनसे वोट खरीद लिया। और तकरीबन 1 साल बाद इस लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया। जब FBI ने इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसने बोला कि इसको प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती हैं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसके बाद इस आदमी ने किसी दूसरे मुल्क से $8 लाख में वोट तब्दील करने को बोला जिससे साबित हो गया कि इसने वोट बेचा है और इस आदमी ने भी ऐसा ही किया। इन दोनों की बात फैल गई जिस वजह से इन दोनों को कमेटी से निकाल दिया गया। ये आदमी थाईलैंड से ताल्लुक रखता है। वोटिंग से 4 महीने पहले कतर और थाईलैंड के दरमियान एक डील हुई थी। थाईलैंड को कम पैसों में नेचुरल गैस चाहिए थी जो कि कतर के पास मौजूद थी। इस डील में इस कमेटी मेंबर को भी बुलाया गया था। जिसके बाद इस आदमी ने कतर को एक ईमेल भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कम पैसों में गैस दे देते हैं तो मैं आपके हक में वोट दूंगा। उसके बाद कहा जाता है कि इस आदमी ने अपनी खानदानी जमीन कतर को 27 मिलियन पाउंड्स में बेच दी और इस कमेटी मेंबर के बेटे को कतर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब देने का वादा किया गया है जिसके बदले इसने वोट कतर के हक में दे दिया। ये है फीफा कमेटी के सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी जिनका नाम मिचेल प्लाटिनी है। ये इतनी ज्यादा ताकत रखते हैं कि इनके कहने पर एक नॉर्मल प्लेयर को फीफा वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने वोटिंग से पहले फ्रांस के सदर के साथ उनके पैलेस में एक मीटिंग की। इस मीटिंग से पहले इन्होंने बताया था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मीटिंग के दौरान कतर से 2 पावरफुल आदमी आते हैं जिसमें से एक कतर के प्राइम मिनिस्टर थे और एक कतर के अमीर थे। इस मीटिंग में फ्रांस के सदर ने सरकोजी को कतर के हक में वोट देने के लिए बोला और इन्होंने कतर के हक में वोट दे दिया। इस मीटिंग के कुछ अरसे बाद कतर ने सरकोजी की फेवरेट टीम को 60 मिलियन पाउंड्स में खरीद लिया और हाल ही में कतर ने फ्रांस से 50 हवाई जहाज खरीदे हैं जिनकी मालियत $18 बिलियन है। इन सब लोगों की वोटिंग के बाद फीफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कतर को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे की तो कमेंट में जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।